हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं एक ऐसी कहानी जिसकी स्टोरी आपके रोंगटे खड़े कर देगी और ये स्टोरी देखकर आपकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाएंगे। ये कहानी एक ऐसी छोटी बच्ची की है जिसका इस दुनिया में उसकी माँ के अलावा कोई नहीं है, लेकिन उसकी बेचारी माँ कर्ज के चक्कर में पड़ जाती है और पैसा टाइम पर ना चुकाने पर उसे पुलिस पकड़ लेती है। और उसकी माँ के जाने के बाद छोटी सी बच्ची का क्या होता है ये हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो की शुरुआत। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम ली सियोंग ई है। ली सियोंग ई एक कोरियन फॉरेन कॉन्स्टिट्यूट में ट्रांसलेटर है जो कि चाइना और कोरिया के बीच में होने वाले बिजनेस डील को मैनेज करती है। ली सियोंग ई का काफी बड़ा नाम है, यहाँ तक कि कोरिया के मिनिस्टर भी उसके नाम से प्रभावित हैं। ऐसे ही एक दिन जब ली सियोंग ई अपनी मीटिंग्स अटेंड कर रही थी तब उसे एक कॉल आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि हम जिस इंसान को इतने समय से ढूंढ रहे थे उसका पता चल गया है। ये सुनकर ली सियोंग ई काफी बेचैन हो जाती है और फौरन ही मीटिंग खत्म करके उस जगह के लिए निकल जाती है जहाँ से उस आदमी का पता चला है जिसे वो ढूंढ रही है। ली सियोंग ई उस इंसान को पिछले 10 साल से ढूंढ रही है और इसी के साथ हमें इस कहानी का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ साउथ कोरिया के इंचियोन शहर में एक आदमी जिसका नाम पार्क डू सुक है, वो और उसका असिस्टेंट जोंग बेई दोनों इस शहर के चक्कर काट रहे हैं क्योंकि पार्क डू सुक एक लोन कंपनी में रिकवरी एजेंट का काम करता है। उसकी कंपनी से एक लेडी जिसका नाम कांग मिंजा है उसने लोन लिया है जिसकी ईएमआई पिछले 2 मंथ से ड्यू है और इस वजह से पार्क डू सुक और जोंग बेई उस लेडी को ढूंढ रहे हैं। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी पार्क डू सुक को नहीं मिलती और वो दोनों थक हार कर अपने घर वापस लौटने लगते हैं। तभी उन्हें सामने से कांग मिंजा अपने 10 साल की बच्ची ली सियोंग ई के साथ आती हुई दिखाई देती है। कांग मिंजा पार्क डू सुक को देख लेती है और भागने लगती है। पार्क डू सुक उसका पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है और एक नोटिस दिखाते हुए उससे पैसे की मांग करता है। कांग मिंजा कहती है कि मैं अभी पैसे नहीं दे सकती क्योंकि हाल ही में मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है और उनकी डेथ के बाद हमारी घर की कंडीशन खराब हो गई है। मैं अगले महीने आकर पूरे 3 मंथ का इंटरेस्ट आपको दे दूंगी। अपनी माँ को परेशान होता हुआ देख ली सियोंग ई पार्क के हाथ को काट लेती है और चिल्ला चिल्लाकर वहाँ के लोगों को इकट्ठा करने लगती है और उनसे बोलती है कि ये लोग हमें परेशान कर रहे हैं। लेकिन पार्क डू सुक को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कांग मिंजा की बात नहीं सुनता। वो बोलता है कि तुम्हें लोन के बदले में हमारे पास एक कीमती चीज गिरवी रखनी होगी। तो कांग मिंजा कहती है कि मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे मैं गिरवी रख सकूं। तो पार्क डू सुक उसकी 10 साल की बेटी ली सियोंग ई को उठा लेता है और उसे लेकर अपने साथ ले जाने लगता है। अपनी बच्ची को जाते देख कांग मिंजा पार्क डू सुक से रिक्वेस्ट करती है, लेकिन पार्क डू सुक उसकी बात नहीं सुनता है और कांग मिंजा से बोलता है कि कल तुम $750 लेकर मेरे ऑफिस चले आना और अपनी बच्ची को लेकर चली जाना। ये कहकर पार्क डू सुक ली सियोंग ई को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब रास्ते में पार्क डू सुक ली सियोंग ई से बोलता है कि मुझे तुम गलत मत समझो, मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ। मैं तुम्हें बढ़िया से रखूंगा और खाना भी दूंगा, बस कल तुम्हारी माँ पैसे लेकर आ जाए फिर तुम उनके साथ चली जाना। तभी कार के पीछे बैठा जोंग बेई पार्क डू सुक से बोलता है कि अगर इसकी माँ ने हमें पैसे नहीं दिए तो क्या हम इस बच्ची को हमेशा के लिए अपने साथ रखेंगे। तो पार्क डू सुक उसका जवाब देता है कि $750 के लिए कोई भी अपनी बच्ची को नहीं छोड़ देगा। इसकी माँ कहीं ना कहीं से पैसे लेकर आएगी। और इसके बाद पार्क डू सुक ली सियोंग ई को अपने घर ले आता है और उसे सोने के लिए एक कमरा देता है। पार्क डू सुक ली सियोंग ई को पान कहकर बुलाता है। इधर कांग मिंजा पैसे इकट्ठा करने में लग जाती है और सबसे पहले वो उस गैराज जाती है जहाँ उसका पति काम करता था और वहाँ जाकर कांग मिंजा गैराज के ऑनर से पैसे की मांग करती है। वो बोलती है मुझे मेरे पैसे चाहिए जो मेरे पति के आपके पास बकाया है। तो गैराज का ऑनर उसे जवाब देता है कि मैंने उसके काम के सारे पैसे उसे दे दिए हैं। लेकिन कांग मिंजा बोलती है कि मुझे कोई पैसे नहीं मिले हैं। तो गैराज का मालिक बोलता है कि मैंने तुम्हारे पति के सारे पैसे उसे दे दिए हैं, लेकिन वो किसी और लड़की के साथ भाग गया तो मैं क्या कर सकता हूँ। यहाँ हमें पता चलता है कि कांग मिंजा का पति मरा नहीं है, वो किसी दूसरी लड़की के साथ भाग गया है। इसके बाद कांग मिंजा उसके गैराज के ऑनर से कुछ पैसे उधार लेने की बात करती है, लेकिन गैराज का ऑनर कांग मिंजा की बेइज्जती करते हुए कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग चाइनीज हो और बिना वीजा पासपोर्ट के कोरिया में रह रहे हो। अगर तुमने मुझे परेशान किया तो मैं पुलिस को ये बता दूंगा। और इसके बाद वो गैराज का ऑनर कांग मिंजा को बेइज्जती करके वहाँ से भगा देता है। कांग मिंजा रोते हुए अपने अंकल को कॉल करती है और उनसे $750 मांगती है। उसके अंकल पैसे देने को तैयार होते हैं। कांग मिंजा पार्क डू सुक को अपने पैसे लेने का मैसेज भेजती है, लेकिन उससे पहले ही कोरिया के पुलिस ऑफिसर्स कांग मिंजा को पकड़ लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। अगले दिन जब कांग मिंजा पैसे लेकर नहीं आती है तो पार्क डू सुक और जोंग बेई ली सियोंग ई को लेकर कांग मिंजा के घर जाते हैं, लेकिन उनकी गाड़ी ट्रैफिक जाम में फंस जाती है जिसका फायदा उठाकर ली सियोंग ई गाड़ी से निकलकर भाग जाती है। पार्क डू सुक और जोंग बेई ली सियोंग ई को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें वो नहीं मिलती।
वो लोग निराश होकर अपने घर वापस आ जाते हैं। इधर ली सियोंगी अपने घर अपनी माँ को ढूंढने आती है, लेकिन उसकी माँ घर पर नहीं होती। इसलिए ली सियोंगी फ्रिज में रखा बचा हुआ खाना खा लेती है और अपनी माँ को याद करके रोने लगती है। दूसरे दिन पार्क डू सुक को पता चलता है कि कांग मिंजा इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में है। वो तुरंत ही उससे मिलने जाता है। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर से उसे पता चलता है कि ली सियोंगी अभी तक गायब है और उसका कोई पता नहीं चल रहा है। ये सुनकर पार्क को भी एक झटका लगता है। वो सोचता है कि ली सियोंगी इतने बड़े शहर में अकेली कैसे रह रही होगी। इसके बाद पार्क डू सुक कांग मिंजा से मिलती है। कांग मिंजा पार्क से ली सियोंगी के बारे में पूछती है। पार्क डू सुक झूठ बोलता है कि ली सियोंगी उसके घर पर सही सलामत है। फिर कांग मिंजा पार्क डू सुक को उसके अंकल का फोन नंबर देते हुए बोलती है कि ये लो, तुम इससे बात करो, ये तुम्हारे पैसे दे देंगे और पैसे मिलने के बाद मेरी बेटी को इनके हवाले कर देना। कांग मिंजा उसे पार्क डू सुक को एक पेजर और ली सियोंगी और उसकी फोटो भी देती है और पार्क डू सुक से बोलती है ये ली सियोंगी को दे देना। दूसरी तरफ ली सियोंगी अपनी माँ को ढूंढने के लिए अकेले ही घर से निकल पड़ती है। धीरे धीरे रात हो जाती है मगर उसकी माँ उसको नहीं मिलती। अब वो अकेले टहलती हुई रास्ते से जा रही होती है। तभी एक नशेड़ी इंसान की नजर ली सियोंगी पर जाती है। तभी अचानक पार्क डू सुक वहाँ आ जाता है और उस नशेड़ी की खूब पिटाई करता है और वो नशेड़ी वहाँ से भाग जाता है। अब छोटी ली यूंग रोते हुए पार्क डू सुक को बताती है कि उसकी माँ का कोई पता नहीं चला। पार्क डू सुक उसे बताता है कि उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई है। ये सुन के ली सियोंगी रोने लगती है। उसका इस तरह से रोना देखकर पार्क डू सुक का दिल पिघल जाता है। पार्क डू सुक ली सियोंगी को बताता है कि उसके अंकल आकर उसको ले जाएंगे और पार्क डू सुक उसको घर ले आता है। पार्क डू सुक बहुत उदास हो जाता है और ली सियोंगी से कहता है कि कोई बड़े घर वाला उसे अडॉप्ट करने वाला है जो उसे पढ़ाएगा और बहुत अच्छे से उसका ख्याल रखेगा। पार्क डू सुक बार बार ली सियोंगी को पान कहकर पुकारता है, जो कि ली सियोंगी को ये चीज पसंद नहीं है। इसलिए वो भी पार्क डू सुक को एक नया नाम देती है, सुम्बो, जिसका मतलब होता है आई एम द विनर, जो पार्क डू सुक को काफी पसंद भी आता है। पार्क डू सुक ली सियोंगी को मॉल घुमाता है, नए नए कपड़े खरीदता है। ये सब देखकर ली सियोंगी बहुत खुश होती है और वो अब पार्क डू सुक को काफी पसंद करने लगती है। शाम को डिनर करते वक्त पार्क डू सुक ली सियोंगी से पूछता है कि वो अपने अंकल के साथ जाने से पहले वो कुछ कहना चाहती है। तो ली सियोंगी उससे कहती है कि वो तेजी नाम के एक डीजे के कॉन्सर्ट में जाना चाहती है। पार्क डू सुक ली सियोंगी को अब दुखी नहीं देख सकता, इसलिए वो उसे उस कॉन्सर्ट में ले जाता है और ये लोग बहुत एंजॉय करते हैं। उस कॉन्सर्ट से निकलते हुए पार्क डू सुक ली सियोंगी को उसकी फेवरेट सिंगर की सीडी और टेप गिफ्ट करता है, जिससे ली सियोंगी बहुत खुश होती है और पार्क डू सुक को गले लगाकर थैंक्स कहती है, जिससे वो बहुत इमोशनल हो जाता है। ली सियोंगी का इस तरह का प्यार देखकर पार्क डू सुक का दिल उसकी तरफ खिंचता चला जाता है। रात को वो सभी ली सियोंगी का फेयरवेल सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन ली सियोंगी अब वहाँ से जाना नहीं चाहती है और वो अंदर से बहुत दुखी हो जाती है। उसे इतना दुखी देखकर पार्क डू सुक भी बहुत सैड हो जाता है। 2 ही दिन में उसे उस छोटी लड़की से काफी लगाव हो चुका था और उसकी हर मासूम बातें पार्क डू सुक के दिल को छू गई थी। दूसरे दिन वो ली सियोंगी को बस स्टैंड में छोड़ने जाता है। पार्क डू सुक उसे देखता है और उसे वो अपना पेज नंबर देता है और बोलता है कि कभी तुम्हें किसी बात की जरूरत हो तो उसे कॉल करे। तभी वहाँ के एक स्टोर में पार्क डू सुक को सीडी प्लेयर दिखता है और वो उसे खरीद के ली सियोंगी को गिफ्ट देता है। सीडी प्लेयर देखकर ली सियोंगी बहुत खुश हो जाती है और पार्क डू सुक को गले लगाती है। फिर से पार्क डू सुक का दिल पिघल जाता है और वो बहुत सैड हो जाता है। तभी ली सियोंगी के अंकल वहाँ पर आ जाते हैं, मगर ली सियोंगी उसे पहचानने से इनकार करती है। ये देखकर पार्क डू सुक कंफ्यूज हो जाता है, मगर ली सियोंगी के अंकल पार्क डू सुक को बताते हैं कि काफी दिनों से ना मिलने के कारण शायद वो मुझे पहचान नहीं पा रही है और वो अंकल पार्क डू सुक के पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। पार्क डू सुक ली सियोंगी को अंकल के हवाले कर देता है। ली सियोंगी को जाते देखकर पार्क डू सुक काफी उदास हो जाता है। अब ली सियोंगी के जाने के बाद उसका कहीं पर भी दिल नहीं लगता। वो हर पल ली सियोंगी के बारे में ही सोचने लगता है। जोंग बे भी जान जाता है कि ली सियोंगी की याद में पार्क डू सुक काफी ज्यादा सैड हो चुका है और वो उससे कहता है कि वो ली सियोंगी को पेज करे, पर पार्क डू सुक ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसको अपने काम में और भी ज्यादा मन नहीं लगेगा और वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब रहने लगेगा। इसलिए वो गुस्से से जोंग बे पर चिल्लाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद पार्क डू सुक से रहा नहीं जाता और वो ली सियोंगी को कॉल करता है और वो बोलता है कि वो उसका सुम्बो बोल रहा है। सुम्बो जो नाम ली सियोंगी ने उसको दिया था, वो ली सियोंगी को वॉइस मैसेज करता है और पूछता है कि क्या वो उसे मिस कर रही है और वो उसे अगली बार कॉल करने का प्रॉमिस करके कॉल रख देता है। पार्क डू सुक अगले कई दिनों में ली सियोंगी को काफी वॉइस मैसेज पेश करता है, मगर उधर से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आता। तो वो उसके अंकल को कॉल लगाता है, मगर वो अंकल भी उस ढंग से बात नहीं करता और इधर उधर की बात करने लगता है, जिससे पार्क डू सुक को शक होने लगता है और वो बहुत टेंशन में आ जाता है। यही हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो ली सियोंगी को अपना अंकल बताकर उसको अपने साथ ले गया था, वो कोई और नहीं बल्कि अनाथ बच्चों को बेचने का काम करता है और उसने ली सियोंगी को भी बेच दिया होता है।
अब पार्क डूसुक उस अंकल का फोन नंबर ट्रैक करके उसका एड्रेस निकालता है और उसके घर पहुंच जाता है। वो उस अंकल को बहुत मारता पीटता है और सारी सच्चाई वो अंकल उसे बता देता है कि उसने ली सियोंगी को एक एजेंट को बेच दिया है। ये सुनकर पार्क डूसुक और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस अंकल को बहुत मारता है। यही हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ली सियोंगी एक बार वाली के पास है और वो उससे सारा काम करवाती है, यहाँ तक कि उससे वो टॉयलेट भी साफ करवाती है। अब शाम के समय उस बार में बहुत सारे कस्टमर आने लगते हैं। उसमें से एक कस्टमर बहुत ज्यादा शराब पीकर टल्ली हो जाता है और नशेड़ी हालत में वो एक बियर की बोतल जोर से दीवार में दे मारता है, जिसे साफ करने के लिए ली सियोंगी को अपना खाना छोड़कर आना पड़ता है, जो कि वो उस समय डिनर कर रही होती है। ली सियोंगी अब सारा कांच साफ करने लगती है। फिर से वो इंसान गुस्से से एक गिलास दीवार में दे मारता है, जिससे वो गिलास फूट जाता है और एक कांच ली सियोंगी की गाल में घुस जाता है और काफी ब्लड बहने लगता है। वो डांस बार वाली ली सियोंगी को देखती है। उसे उसके डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय नेल पॉलिश उसके जख्म पर लगाने लगती है, जिससे उसको काफी पेन होता है और वो बहुत रोने लगती है। रात को बहुत दुखी होकर ली सियोंगी को कॉल करती है और रोते रोते उसे बताती है कि वो बहुत मुसीबत में है। उसकी इस तरह से बात सुनकर पार्क डूसुक की आंखों में आंसू आने लगती है। पार्क डूसुक ली सियोंगी से वहाँ का पता पूछता है और ली सियोंगी उसको वहाँ का एड्रेस बता देती है। और जब पार्क डूसुक को पता लगता है कि उस छोटी बच्ची को एक डांस बार में बेचा गया है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो तुरंत कार से उस एड्रेस की ओर निकल पड़ता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो काफी रात हो जाती है। वो डांस बार के पास पहुँच जाता है। ली सियोंगी की ऐसी हालत देखकर उसका दिल दहल जाता है। बार का गेट बंद होता है, जिससे वो गेट के कांच को तोड़कर ली सियोंगी को बाहर निकालता है और गले लगा लेता है। और यहाँ पर दोनों की आंखों से आंसू नहीं रुकती है और ये दोनों काफी रोते हैं। अब गुस्से से पार्क डूसुक उस बियर बार की लेडी को मारने जाता है, तभी जोंग बे उसे रोकता है और पार्क डूसुक उससे बोलता है कि उसने ली सियोंगी को खरीदने के लिए जो भी पैसा खर्च किया है वो उसे सारा पैसा लौटा देगा, मगर वो ली सियोंगी को अपने साथ ले जाता है। तभी वो बताती है कि उसने ली सियोंगी को $400 में खरीदा था। पार्क डूसुक उसे अपना फोन नंबर देकर कहता है कि वो उसे कल कॉल करे, वो उसका सारा पैसा अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। पार्क डूसुक और ली सियोंगी वापस अपने घर लौटने लगते हैं। अगले दिन पार्क डूसुक अपनी कार बेच देता है और उससे आए हुए $400 उस बियर बार लेडी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। ली सियोंगी वापस पार्क डूसुक के घर आकर काफी खुश है। पार्क डूसुक ली सियोंगी को डॉक्टर के पास ले जाता है और उसके गाल की जख्म दिखाता है। डॉक्टर उसके जख्म को देखकर पार्क डूसुक को बोलता है कि हमें इसकी प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी, वरना जख्म के निशान पूरी जिंदगी ऐसे ही रहेंगे। पार्क डूसुक $850 देकर ली सियोंगी की प्लास्टिक सर्जरी करवाता है और अगले दिन उसे एक स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए ले जाता है, मगर प्रिंसिपल उससे कहता है कि ली सियोंगी एक अनऑफिशियल कोरियन इमिग्रेंट है, तो इस वजह से उसका एडमिशन यहाँ पर नहीं हो सकता। पर अगर कोई कोरियन उसे अडॉप्ट करे तो वो एक कोरियन कहलाएगी, जिससे उसका एडमिशन हो सकता है। पार्क डूसुक ली सियोंगी के भविष्य के लिए वो उसको खुद ही अडॉप्ट कर लेता है और अब उसके बाद से ली सियोंगी स्कूल जाने लगती है और वो उस माहौल में घुलने मिलने लग जाती है। ली सियोंगी पढ़ने में बहुत अच्छी होती है, जिससे वो अपने फर्स्ट एग्जाम में ही 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाती है, जिससे पार्क डूसुक को बहुत खुशी होती है। इतने दिन से पार्क डूसुक के पास ली सियोंगी रह रही थी, लेकिन अभी भी पार्क डूसुक ली सियोंगी को पाउन कहकर ही पुकारता है। एक दिन ये दोनों कार से कहीं जा रहे होते हैं, तभी ली सियोंगी पार्क डूसुक से पूछती है कि आप मुझे पान नाम से क्यों पुकारते हैं, तो वो उसे बताता है पान मतलब गिरवी रखी हुई वो चीज होती है जो बहुत ज्यादा कीमती होती है। तुम मेरी सबसे कीमती चीज हो, तुम मेरी दुनिया हो, इसलिए मैं तुम्हें पाउन कहकर पुकारता हूँ। देखते देखते दिन गुजरते हैं। अब ली सियोंगी बड़ी हो चुकी थी और वो हमेशा हाई स्कूल में फर्स्ट आया करती थी। उसकी इतनी कामयाबी देखकर पार्क डूसुक बहुत खुश होता है। कुछ दिनों के बाद ली सियोंगी कॉलेज के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम पास करती है और वो अब कॉलेज जाना शुरू कर देती है। वो चाइनीज लैंग्वेज लिटरेचर में PhD करना चाहती है। वहीं कुछ दिनों के बाद एक रात ली सियोंगी की नानी का चाइना से कॉल आता है। वो पार्क डूसुक को बताती है कि कांग मिंजा बहुत बीमार है और अपनी आखिरी पलों में ली सियोंगी से मिलना चाहती है। ये सुनकर पार्क डूसुक को बहुत बुरा लगता है और वो अगले ही दिन ली सियोंगी को लेकर चाइना के उस गांव में पहुंचता है जहां कांग मिंजा रहती है। अपने बचपन का गांव देख के ली सियोंगी भी बहुत इमोशनल हो जाती है। वो घर पहुंचती है और ली सियोंगी की नानी ली सियोंगी से मिलकर बहुत खुश होती है। ली सियोंगी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। कांग मिंजा अपनी बेटी को देखती है। वो अपनी बेटी को इतनी बड़ी देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है और ली सियोंगी भी अपनी माँ को देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है। और आखिर में ये दोनों आपस में गले लगकर अपने दुख को हल्का करने की कोशिश करते हैं। कांग मिंजा पार्क डूसुक के चरणों में अपना सर रखती है और पार्क डूसुक से कहती है कि उसने उसकी बेटी की देखभाली उसके माँ बाप से भी अच्छी की है, जिसके लिए वो उसकी बहुत आभारी रहेगी। अब उसे किसी भी बात का गम नहीं, क्योंकि उसकी बेटी एक अच्छे इंसान की परवरिश में पल रही है। रात को कांग मिंजा की माँ पार्क डूसुक को बताती है कि डॉक्टर ने बताया है कि कांग मिंजा कभी भी मर सकती है। माँ बेटी की आखिरी मुलाकात करवाने के लिए वो पार्क डूसुक का शुक्रिया करती है।
थोड़ी देर बाद कांग मिंजा पार्क डूसुक से कहती है कि हो सके तो वो ली सियोंगी के पिता का पता लगाए, क्योंकि उनका भी हक है जानने का कि उनकी बेटी इतनी बड़ी और बहुत काबिल हो चुकी है। ली सियोंगी के पिता जिंदा है ये सुनकर पार्क डूसुक बहुत शौक होता है। वो इतने दिन से ये समझ रहा होता है कि उनकी मौत हो चुकी है। पार्क डूसुक उसे प्रॉमिस करता है कि वो ली सियोंगी को उसके पिता से मिलवाएगा, मगर अंदर से पार्क डूसुक बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि वो खुद को ही ली सियोंगी का पिता मानने लगता है और वो मन ही मन बहुत कुछ सोचने लगता है कि अगर वो अपने पिता से मिली और वो उन्हीं के साथ हमेशा रहने लगी तो ये बातें उसे बहुत डिस्टर्ब करने लगती हैं। दूसरे दिन पार्क डूसुक और ली सियोंगी अपने घर यानी साउथ कोरिया वापस आ जाते हैं। एक दिन ली सियोंगी की नजर पार्क डूसुक के शूज पर जाती है जो पूरी तरह से घिस चुके हैं। ये देखकर वो बहुत इमोशनल हो जाती है और सोचने लगती है कि एक अनजान इंसान ने उसे अपने माँ बाप का पूरा प्यार दिया और वो अपनी पूरी कमाई ली सियोंगी के ऊपर खर्चा करता रहा। अपने खुद के ऊपर उसने कभी 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। ये सब सोचकर वो रोने लगती है और अगले ही दिन वो एक पार्ट टाइम जॉब पकड़ लेती है और जब उसे सैलरी मिलती है तो वो उस सैलरी से अपने पिता के लिए एक न्यू शूज लाती है। और यहाँ पार्क डूसुक ली सियोंगी के पिता की खोज में लगता है। तभी उसके सर में एक तरह का स्ट्रोक आने लगता है और आंखें धुंधला जाती हैं, लेकिन पार्क डूसुक इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और ली सियोंगी के पिता को ढूंढने लगता है। और कुछ समय के बाद पूछताछ करते करते पार्क डूसुक ली सियोंगी के असली पिता के पास पहुंच जाता है। रात को पार्क डूसुक ली सियोंगी को एक बड़े होटल में लेकर जाता है जहां ली सियोंगी के पिता उसका इंतजार कर रहे होते हैं। उन्हें देखकर वो थोड़ा इमोशनल हो जाती है। पार्क डूसुक ली सियोंगी को उसके पिता के पास छोड़कर अपने घर चला आता है। वो बहुत शराब पीने लगता है और सोचने लगता है कि कुछ भी हो जाए वो ली सियोंगी के पिता नहीं है, वो हक किसी और का है। वो अंदर से बहुत मायूस हो जाता है क्योंकि शायद अब ली सियोंगी के दिल में उसके लिए वो पिता का प्यार ना रहे। हो सकता है कि शायद ली सियोंगी अपने असली पिता के पास रहने के लिए चली जाए। ली सियोंगी के मुंह से पापा सुनकर वो शॉक हो जाता है। ली सियोंगी पार्क डूसुक से कहती है ऐसा कैसे वो वहाँ पर छोड़कर उसे वापस आ गया, और कहती है कि आप मेरे पापा हैं और मेरी जगह आपके घर में ही है, ना कि किसी अनजान इंसान के घर में। और वो पार्क डूसुक से कहती है कि जल्दी मुझे लेने आ जाओ, मैं आपकी राह देख रही हूँ। ये सुनकर पार्क डूसुक बहुत इमोशनल हो जाता है और वो दोनों रोने लगते हैं। उसकी ये बातें सुनकर पार्क डूसुक बहुत रोता है और वो उससे कहता है कि वो उसे पिकअप करने तुरंत ही आ रहा है। और वो खुशी से ली सियोंगी का वो सीडी प्लेयर उठाता है जो ली सियोंगी बाइक पर बैठते वक्त सुनना पसंद करती है। वो अपनी बाइक से ली सियोंगी को लेने के लिए निकल जाता है और तभी अचानक ड्राइव करते वक्त उसके सर में बहुत जोरदार स्ट्रोक आता है। उसकी आंखें धुंधला जाती हैं और वो अपना कंट्रोल खो बैठता है, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी तरफ ली सियोंगी उसके इंतजार में बैठी रहती है, मगर पार्क डूसुक नहीं आता। पार्क डूसुक उस दिन से लापता हो जाता है। ली सियोंगी और जोंग बेई उसे सालों से ढूंढते रहते हैं, मगर वो उन्हें नहीं मिलता। 10 साल गुजर जाते हैं मगर पार्क डूसुक का कहीं पता नहीं चलता। और यहाँ पर फ्लैशबैक खत्म होता है। जोंग बेई को मिली इन्फॉर्मेशन के जरिए एक हॉस्पिटल में जाते हैं, मगर वो पार्क डूसुक नहीं बल्कि कोई और होता है। जोंग बेई पार्क डूसुक को पाने की आशा खो देता है, मगर ली सियोंगी नहीं। जोंग बेई को लगता है कि शायद पार्क डूसुक अब जिंदा ना हो, मगर ली सियोंगी का मन नहीं मानता कि उसके पापा के साथ ऐसा कुछ हुआ हो। एक दिन कार से जाते वक्त ली सियोंगी की नजर बैनर की ओर जाती है जिसमें लिखा होता है आई एम द विनर, जिसको देखकर ली सियोंगी को अपने बचपन की याद आती है। उसने पार्क डूसुक का निकनेम रखा था सुम्बो। पार्क डूसुक को भी ये नेम बहुत पसंद था और अब वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और सुम्बो नाम से सर्च करने को बोलती है और इस बार उन्हें कामयाबी मिलती है और वो दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल का डॉक्टर उन्हें बताता है कि 10 साल पहले वो बाइक एक्सीडेंट में घायल हुआ था। उसे ब्रेन का प्रॉब्लम था जिसे उसे ब्रेन स्ट्रोक आते हैं, मगर उसने लापरवाही की और उसने अपने आप में ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से उसे इतना बड़ा स्ट्रोक आया। अगर वो तभी इलाज करवाता तो आज उसकी इतनी बुरी दशा नहीं होती। डॉक्टर उन्हें एक डायरी दिखाता है जो पार्क डूसुक की होती है, जिसमें उसने सिर्फ 2 शब्द लिखे हैं, एक सुम्बो और दूसरा पान। डायरी में दिखा पान नाम देख के ली सियोंगी को रोना आता है। अब एक आदमी उन्हें पार्क डूसुक के रूम में ले जाता है। वो जोंग बेई और ली सियोंगी से कहता है कि वो किसी को नहीं पहचानता। जोंग बेई और ली सियोंगी दोनों अंदर जाते हैं तो उन्हें विंडो से बाहर नजर टिकाए बैठा पार्क डूसुक दिखता है। उसकी ऐसी हालत देखकर जोंग बेई को रोना आता है। ली सियोंगी उसके सामने आती है मगर वो उसको नहीं पहचानता। ली सियोंगी उसको देखकर इमोशनल हो जाती है और उसे बताती है कि वो उसकी ली सियोंगी है, मगर पार्क डूसुक उसको देखता रहता है और कुछ भी नहीं बोलता। अब ली सियोंगी उसको बताती है कि वो उसकी पान है। पान नाम सुनकर पार्क डूसुक वही नाम दोहराने लगता है। अब पार्क डूसुक सीडी प्लेयर निकालता है और ली सियोंगी को देख के उसे पान कहकर बुलाने लगता है। ये देखकर ली सियोंगी पार्क डूसुक को कहती है, आज से तुम मेरे पान हो, तुम मेरी सबसे कीमती चीज हो, तुम मेरी दुनिया हो और मैं तुम्हारी याददाश्त वापस दिला के रहूंगी।
आज से मैं तुम्हें संभालूंगी। और वो पार्थ सुख के लिए लाए हुए शूज बाहर निकालती है। तभी उसकी नजर सॉक्स में रखे किसी पेपर की तरफ जाती है। वो पेपर निकाल कर देखती है तो वो बैंक का पासबुक होता है जिसमें पार्क डू सुक ने ली सेयोंगी के नाम पर हर दिन पैसे डिपॉजिट किए हुए होते हैं जो ली सेयोंगी के भविष्य के लिए होते हैं। वो देख के ली सेयोंगी अपने आंसू नहीं रोक पाती और वो बहुत दुखी हो जाती है और सोचने लगती है जिस आदमी ने अपने खुद की बीमारी पर खर्चा ना करके एक अनजान लड़की के भविष्य के लिए पैसे बचा कर रखे, वो इंसान नहीं भगवान ही हो सकता है। ली सेयोंगी उसे पापा कहकर पुकारती है। पार्क डू सुक की आंखों से भी आंसू गिरने लगते हैं। उसे अपनी पान याद आने लगती है। ली सेयोंगी पार्क डू सुक को घर लेकर आती है और उसकी देखभाल करती है और कुछ दिनों बाद ली सेयोंगी की शादी होती है। पार्क डू सुक जब ली सेयोंगी के साथ स्टेज पर कदम रखता है तो जोरों से तालियां गूंज उठती हैं। तालियों की गूंज सुन के पार्क डू सुक की याददाश्त वापस आती है और वो ली सेयोंगी को बेटी कहकर बुलाता है। वो उसे ली सेयोंगी कहकर पुकारता है। उसके चेहरे पर खुशी वाली स्माइल होती है जो एक बाप के चेहरे पर उसकी बेटी की शादी के वक्त होती है। ली सेयोंगी अपने पापा के साथ एक ग्रुप फोटो कैप्चर करवाती है। सभी के चेहरे पर खुशी होती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी यहाँ पर खत्म होती है।